अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, फिज़िक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो 27 सितंबर में या उससे पहले जो डे 1 डे 2 में आए हैं एनईडी के टेस्ट हुए, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। सो पहला एमसीक्यूज़ ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड एंड एंटी नोड। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लें कि नोड और एंटी नोड होते क्या हैं बेसिकली। अगर आपने ग्राफ में ही देखा हो तो आपकी ये एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होगी ना, एक कंप्लीट ये जो चक्कर जो है ये एक लैम्डा के इक्वल होगा, 1 लैम्डा। सही है। इसी तरीके से आपकी जो वेव है ना, वो मोशन परफॉर्म कर रही होती है। तो आपकी कंटिन्यूस मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है यहाँ पे, तो आपको कंटिन्यूस मोशन मिलती है। लेकिन ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ना, ये रेस्ट में होते हैं, जबकि ये वाले पार्टिकल देखें, अगर आप हर पार्टिकल मूव कर रहे हैं यहाँ, ये वाले रेस्ट में, तो इन्हें आप कहते हैं नोड। सही है। और इनको क्या कहते हैं? एंटी नोड। अब उसने पूछा दो नोड के दरमियान का डिस्टेंस, तो एक नोड ये, एक नोड ये, यहाँ एक नोड ये भी है, एक नोड ये भी है, एक नोड ये भी है। सही है। यानी जहाँ से स्टार्ट होगा ना, अपनी पोजीशन पर आकर जैसी वो एंड होगा तो एक लैम्डा के इक्वल है। अब दो नोड के दरमियान का फासला बताना है, तो दो नोड ये हैं, एक नोड ये, एक ये। तो अगर मैं इस नोड का अगर आपसे डिस्टेंस पूछूँ तो आप यही कहेंगे ना, λ/2 होगा। तो ऐसी बात है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लैम्डा है, तो ये λ/2 यानी हाफ हो जाएगा ये वाला, और ये भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पे भी λ/2, ये नोड, दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2, ये भी यहाँ पर भी λ/2। अब वो पूछ रहे दो एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस, ये एंटी नोड है, यहाँ पर भी एंटी नोड है। सही है। सॉरी, हाँ, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालूँ तो ये भी λ/2 निकलेगा ना, बिल्कुल। यहाँ फिर ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, बल्कि ये वाला नहीं होगा, ये फिर नोड का आ जाएगा। सही है। ये वाला डिस्टेंस एंटी नोड का और एंटी नोड का डिस्टेंस λ/2। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि आप नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस निकालें, तो ग्राफ में दोबारा ड्रॉ करता हूँ ताकि मज़ीद समझ में आ जाए। क्या कहते हैं वो आपसे? नोड और एंटी नोड के दरमियान का, ये आपकी नोड है और ये आपकी एंटी नोड है। नोड और एंटी नोड का, यानी वो आपसे ये एंटी नोड और ये नोड, ये वाला डिस्टेंस पूछ ले अगर, तो ये कितना होगा? ये होगा λ/4। सही है फ्रेंड्स। नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस, ये एंटी नोड है ना, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? λ/4। इसी तरीके से ये एंटी नोड है, ये भी नोड है, अगर ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल लूँ तो ये भी λ/4। नोड और नोड के दरमियान का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस λ/2, नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? λ/4। अगर वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से समझ लें कि एक कंप्लीट चक्कर जब वो लगाएगी ना वेव, तो वो एक लैम्डा के इक्वल होगी। उसमें फिर नोड्स वो पोजीशन है जो पार्टिकल कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर हैं, वो रेस्ट में मोशन परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर ये वाले देखें आप, और ये वाले क्या कंटिन्यूस मोशन में, तो इनका जो मोस्ट हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो एंटी नोड कहलाएगा, ये वाले रेस्ट वाले नोड कहलाएंगे। तो नोड और नोड के दरमियान का डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा, और एंटी नोड का, और नोड और एंटी नोड का पूछ ले तो भी मैंने आपको बता दिया, पूछा नहीं लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ये चीज़ बता दी, ये वाली चीज़ उसने पूछी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁻⁸ आपसे पूछा हुआ था कि ये किस में, एयर में होती है, वाटर में होती है, वैक्यूम में होती है। तो देखें, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो 3 × 8 ये एयर के लिए होती है। ये एयर में जो है ना वो 3 × 8 अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। सही है। अच्छा, स्पीड और साउंड में देख लें, एक चीज़ नोट कर लें, स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट के लिए और साउंड के लिए ना, लाइट को जो है ना वो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। सही है। यानी मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम, और यहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ये याद रखिएगा। साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि लाइट के मामले में मीडियम की नीड नहीं होती। अच्छा, अब थर्ड काम आपने ये करना है, अगर सारी इन्फॉर्मेशन मैं ही दे दूँगा ना तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। तो तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने देखना है लाइट हाईएस्ट किस में होती है, एयर में होती है, वैक्यूम में होती है, कहाँ होती है? वाटर में कम होती है। सही है। जहाँ उसको मीडियम मिलेगा वो स्लो हो जाएगी। सही है। तो ऐसी जगह जहाँ उसको मीडियम नहीं मिलेगा वहाँ वो लाइट क्या होगी? तेज़ होगी, स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो अब आपने सर्च करना है कि लाइट तेज़ कहाँ होती है, या खुद सोचें। बड़ा मैंने अब इसके थ्रू ही आंसर दे दिया है कि क्यों लाइट के लिए, लाइट
लाइट को मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि साउंड को रिक्वायर्ड है मीडियम। तो अब आपने साउंड और लाइट के मामले में दोनों में देखना है कि फास्टर कहाँ होते हैं, वैक्यूम में होते हैं, एयर में होते हैं, कहाँ होते हैं। अच्छा जी, ए क्रॉस बी बताना है हमें, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पहले तो देख लें होता क्या है। वैसे ये होता है ना मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अच्छा, ए और बी जो है ना आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से साइन क्या होता है 90, साइन 91 होता है। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ मॉड ए और मॉड बी, सही है। अब मैं मॉड ए और मॉड बी को मल्टीप्लाई कराऊंगा, सही है। तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे जो है ना वो आपका होता है के इक्वल, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू के, सही है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछा जाता ए डॉट पी, सही है, यही वैल्यूज़ होती, तो ए बी तो आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाते और आई डॉट जे होता, साथ में कॉस भी लगता। क्यों? ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है ना मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, सही है। तो ये ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी कॉस 90 होगा। कॉस 90 होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 तो वैसे ज़ीरो होता है, तो कॉस 90 जब ज़ीरो होता है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ ये देख लें, कॉस 90 ज़ीरो होता है। जब हम जहाँ 90 पुट करेंगे ना कॉस 90 तो ज़ीरो हो जाएगा। तो आई डॉट जे को सॉल्व करने की पहली बात तो ज़रूरत है भी नहीं, आई डॉट जे को सॉल्व होगा नहीं, वो ज़ीरो के इक्वल है पहली। तो ये ए डॉट बी का हो जाएगा ज़ीरो, यानी ए डॉट बी का आंसर आपके पास नहीं आ सकेगा। ये अगर ए डॉट बी दिया होता इसकी जगह, तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि अगर ए डॉट बी दिया होता तो उसका आंसर ये होता। लेकिन जो एक्चुअल आंसर जो क्वेश्चन आया हुआ था इंट्री टेस्ट में वो ए क्रॉस बी था। बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट आपके पास हो। तीसरा MCQ बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी 1 दी हुई है, मास 1 दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो बड़ा ही आसान है ये। तो ये हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। तो 5th MCQ देख लीजिए। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कांस्टेंट स्पीड जब भी होगी ना तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पर इफेक्ट क्या होगा। देखें, स्पीड जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के ऊपर। अब स्पीड कांस्टेंट हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही वेलोसिटी ज़ीरो होगी और ना ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी आपकी चेंजिंग होगी, कंटिन्यूसली चेंजिंग होगी। उसकी वजह यह है कि देखिए स्पीड तो होगी कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड होगा आपका कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन तो वेरी करेगी ना। अगर डायरेक्शन वेरी कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज करेगी। अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एक्सीलरेशन जाहिर सी बात है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन बार बार चेंज होगा। अच्छा जी, तो इसमें ये देख लीजिए कि इसमें पूछा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन वो क्या होगी, तो रेडियल डायरेक्शन होगी, यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन होगी। अच्छा, नेक्स्ट MCQ बहुत इंटरेस्टिंग है। इन विच माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सही है, यानी मैंने ये लिख दी कंडीशन, ये कंडीशन हमें गिवन है, आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव से, तो कौन सा माइक्रोस्कोप है, ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा। इसकी एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीफाइंग पावर, यानी फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। पहला तो देखें जो MCQ आया उसका तो मैंने आंसर आपको बताया, साथ में एक एडिशनल चीज़ भी बता रहा हूँ कि फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन क्या है, इन्वर्स है। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक और देख लीजिए, ये मैंने ऊपर ही समझा दिए 5th MCQ में कि स्पीड अगर कांस्टेंट है ना तो वेलोसिटी, स्पीड एक देखें स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो आंसर होगा वेलोसिटी चेंजिंग होगी। क्यों? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पीड कांस्टेंट है यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में क्या आता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड तो आपका हो गया कांस्टेंट, क्यों, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो वेरी करेगी ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी वेरी करेगी, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजिंग होगी। सो लेट्स मूव टू MCQ नंबर 8। अब देखो जो आप लोगों ने जो है ना वो मुझे जो शेयर किए MCQ, उसमें लिखा हुआ है पेयर प्रोडक्शन से MCQ आया है, इन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो देखो न्यूमेरिकल्स को मैं उस वक्त सॉल्व कर सकता हूँ जब मेरे पास कंप्लीट डेटा होगा, तभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ना कि उनमें शॉर्टेज क्या लग रही है, उनमें किस तरीके से कैट में सॉल्व कर सकते हैं। जो थ्योरी है वो आपके सामने सॉल्व करता जा रहा हूँ। अब जैसे आप लोगों ने लिखा हुआ है पेयर प्रोडक्शन से आया हुआ MCQ, अब मुझे नहीं पता क्या MCQ आया, भाई बताओ तो सही। तो इसलिए फिर मैंने पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन ऑफ मैटर का एक आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि MCQ आ सकता है और शायद वही आया हो। देखो पेयर प्रोडक्शन होता कब है, पेयर प्रोडक्शन होता है तब जब एनर्जी को आपने मास में कन्वर्ट करना हो।
एनर्जी को किस में करना हो, मास में कन्वर्ट करना हो। और एनिहिलेशन ऑफ मैटर इसका अपोजिट है। जब मास को आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा ना, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, मास को एनर्जी में जब भी कन्वर्ट करना होगा तो एनिहिलेशन ऑफ मैटर होगा। और इसमें एक और चीज़ भी याद रखें, E=mc², क्या किसकी इक्वेशन है, आइंस्टाइन की, और वो क्या कहती है, mc², यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, वहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। अच्छा, पेयर और प्रोडक्शन में एक और चीज़ भी याद रख लीजिए। पेयर और प्रोडक्शन में बी की जो वैल्यू है ना, अब ये मत पूछेगा बी और आर क्या है, ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें बताते हुए जो है ना बड़ा अजीब सा लगेगा कि आप लोगों को जो एंट्री टेस्ट दे रहे हैं और मैं उनको ये बताऊँ, तो बी इज़ लेस देन आर है, सही है, तो क्या होगा, पेयर प्रोडक्शन। और अगर बी अप्रॉक्सीमेटली आर के इक्वल हो जाए, ये हो जाए अप्रॉक्सीमेटली, सही है, तो कॉम्पटन इफेक्ट कहलाएगा। फिर याद रखिएगा इन चीज़ों को, यही चीज़ें जो आती हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा बच्चों, चंद वो चीज़ें हैं जो मैं आपको फ़ौरन से रिवाइज़ करवा देता हूँ, जो कि आई भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी रिवाइज़ करा देता हूँ। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिया किसने, ये पूछ सकते हैं वो, आइंस्टाइन ने दिया, याद रखिएगा किसने दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने दिया। और उसमें जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लो होती है या एवरेज होती है। तो आप क्या कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट करवा रही है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज़ की जा रही है, सही है भाई। तो आपने क्या बताना है सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने दिया, एक तो ये पता होना चाहिए ताकि अगर ये एमसीक्यूज आ जाए तो आप बता सकें। और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ना, वो मेटल के ऊपर आप जो है वो फॉल करते हो ताकि मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट आप यूज़ कर रहे हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन पर्पज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाना, सही है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है, सही है भाई। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन भी ज़्यादा होंगे, सही है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से बिलो पर इलेक्ट्रॉन इमिट ही ना हो, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू कि जिससे आप बिलो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, और जिससे अबव जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट शुरू हो जाएंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगी। फोटो सेल बेसिकली, जो फोटो सेल का भी सुन लें, फोटो सेल क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है। और वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन भी देख रहे हैं। वर्क फंक्शन जो है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। वर्क फंक्शन की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, वो ये है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। तो ये वो खास पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना बी जो है वो ग्रेटर देन आर होगा तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें, टाइम टेकन रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, सही है, वो भी कम से कम जो है ना लेस देन बी 10 की पावर -9 इन 10 एक्सपोनेंट -9 सेकेंड्स लगते हैं सिर्फ, ये याद रखिएगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और इसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप नियॉन गैस यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो, ताकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज़ कर सको, सही है भाई। और ये जो मैंने तमाम जो एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ ये आपके सामने डिस्प्ले भी हो जाएगी, मैंने इसके कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं और आपके सामने डिस्प्ले भी कर देता हूँ आपको।